बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर है ये है हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट के बारे में, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना इन टेरिडोफाइट। तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको सीड हैबिट के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ अ सीड हैबिट। ये सीड हैबिट है क्या चीज़, और उसके बाद हम हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट को समझने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली सीड हैबिट को समझने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ अ सीड। सीड इज़ अ राइपेंड और फर्टिलाइज ओव्यूल। जो राइपेंड या फर्टिलाइज ओव्यूल होता है दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज अ सीड। सो सीड एक्चुअली ओव्यूल है, मे बी डिफाइंड एज एन इंटेगुमेटेड इंडहेसेंट मेगास्पोरेंजियम, जिसमें इंटेगुमेंट होता है, इंडहेसेंट होता है, मेगास्पोरेंजियम इंडहेसेंट मेगास्पोरेंजियम होता है। This is further elaboration of the megasporangium so as to enable it to be an ideal starting point for the development of a new plant. तो चूँकि मेगास्पोरेंजियम जो है ये उसकी थोड़ी सी एलेबोरेशन है, ये जो सीड होता है, और इस को जो है एक आइडियल स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे लिया जाता है कि वो डेवलप करे, उसके अंदर से एक पूरा नया प्लांट जो है वो डेवलप हो। सो द सीड प्रोवाइड a parental care of the land plant. When megametophyte is retained within the indehiscent megasporangium and is well protected by the integument. जो integument है वो इसकी protection provide करता है, और indehiscent megasporangium जो है उसके अंदर जो megametophyte होता है वो उसके अंदर मौजूद होता है. So moreover, apex of the nucellus is elaborated for the reception of the microspore and fertilization takes place through the pollen tube or pollen tube like structure. So ये फर्टिलाइजेशन में हम अक्सर इसको डिस्कस भी करते हैं कि जो एपिक्स होती है न्यूसेलिस की, वो उसमें इलेबोरेशन होती है, उसमें रिसेप्शन होती है, जो माइक्रोस्पोर आता है, और उसके बाद जो है तो वहाँ से फर्टिलाइजेशन होती है, पोलन ट्यूब या पोलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो भी उसमें प्लांट टाइप पे डिपेंड करता है कि उसमें क्या बन रहा है। तो ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे। सबसे पहले स्टीवर्ट एंड रॉथफेल 1993 उनके प्रपोज 6 एवोल्यूशनरी इवेंट्स हैं विच टुक प्लेस इन ओव्यूल एवोल्यूशन आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द हेट्रोस्पोरी। उनके मुताबिक पहले इवेंट क्या होता है? द डीजेनरेशन ऑफ द 3 मेगास्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इन द मेगास्पोरेंजियम। क्योंकि एक्चुअली जिस वक्त सेल डिवीज़न होती है उसके बदले में जो रिडक्शन डिवीज़न होती है, तो हमारे पास 4 मेगास्पोर बनते हैं, और उन 4 में से जो 3 होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, और उनमें सिर्फ और सिर्फ एक मेगास्पोरेंजियम जो है वो फंक्शनल मेगास्पोरेंजियम के तौर पे हमारे पास बचता है। उसके बाद क्या होता है सेकेंड इवेंट में कि रिटेंशन ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर इन द मेगास्पोरेंजियम न्यूसेलिस अंटिल एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो हमारे पास जो मेगास्पोरेंजियम जो कि के अंदर जो फंक्शनल स्पोर होता है वो रिटेन रहता है उस वक्त तक जितने तक एम्ब्रियो डेवलप ना हो। सो ये जो न्यूसेलिस होता है एक्चुअली इट फॉर्म द ग्रेटर पार्ट ऑफ द मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर एम्ब्रियो सेक और इसके अंदर जो इसका फूड कंपोनेंट होता है जो एम्ब्रियो की इनिशियल डेवलपमेंट के लिए होता है वो सारे का सारा इसके अंदर मौजूद होता है। Formation of the endosporic megametophyte within the indehiscent megasporangium। उसके बाद जो इस सब के बाद जो है एक एंडोस्पोरिक मेगागेमिटोफाइट का बनना विद इन द indehiscent megasporangium and elaboration of the apical part of the nucellus to receive microspore or pollen grain। उसके बाद formation of the integument which delimit a micropyle and formation of the pollen tube or pollen tube like structure from endosporic microgametophyte। तो ये सारे 6 इवेंट्स हैं जो कि सारे के सारे हम देख रहे हैं कि एक मेगास्पोरेंजियम के बनने से लेकर हमारे पास जो है आखिर में एंडोस्पोरिक मेगागेमिटोफाइट बनता है उस तक के जो 6 इवेंट्स हैं। Due to the incomplete record of the fossil plant, it is difficult to predict the exact order of these 6 events. However, the evolution of seed habit can be evaluated on the basis of above mentioned events. इसको बेहतर समझने के लिए
हम इन इवेंट्स को थोड़ा सा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट है उसको सबसे पहले हम उसको एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी में डिस्कस करेंगे, फिर हम रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द स्पोरेंजियम, फिर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द मेगास्पोरेंजियम जो कि एंटेगुमेंट है, रिडक्शन ऑफ अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सेक विद इन द स्पोरेंजियम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ द मेगास्पोरेंजियम फॉर पोलन कैप्चर। तो हम वन बाय वन अब इनमें से इनको हर एक को डिस्कस करने की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो द प्रिमिटिव वेस्कुलर लैंड प्लांट प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ स्पोर, अ कंडीशन कॉल्ड होमोस्पोरी। हमने टेरिडोफाइट में देखा, हमारे पास बहुत से टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं कि जिनमें जो प्रिमिटिव हैं और उनमें हमारे पास वन काइंड ऑफ स्पोर बन रहे थे, जो कोई मेगा एंड माइक्रो स्पोर्स का कंसेप्ट नहीं था, तो उनको हमने होमोस्पोरी कहा। सो ऑल ग्रुप ऑफ द लैंड प्लांट up to pteridophytes are homosporous, but during the early phase of evolution some plant groups start producing two different kind of spore, smaller one called as the microspore and larger one called as the megaspore। जैसे कि हमने सेलेजिनेला में देखा कि सेलेजिनेलेलिस ऑर्डर के अंदर ये कंसेप्ट हमारे सामने आया कि टेरिडोफाइट में कुछ एवोल्यूशन ऐसे हुई प्लांट ग्रुप की कि उनमें टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर बनने शुरू हुए। उनमें जो स्मॉलर थे उनको हमने माइक्रोस्पोर एंड द लार्जर वन उनको हमने megaspore कहा। The microspore produced inside the microsporangium germinate to form the male gametophyte or microgametophyte, whereas the spore germinate to form the female gametophyte or megagametophyte। तो ये हमने ये भी देखा सेलेजिनेला के अंदर कि उसमें जो दो किस्म के स्पोर बनते हैं, माइक्रो एंड मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर वो इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है और जो मेगास्पोर है वो इनसाइड द मेगास्पोरेंजिया बनता है। और जो माइक्रोस्पोर है वो मेल गेमिटोफाइट और माइक्रोगेमिटोफाइट में जर्मिनेट होने के बाद उससे मेल गेमिटोफाइट और माइक्रोगेमिटोफाइट बनता है, वेरेज जो मेगास्पोर है वो जब जर्मिनेट होता है तो वो फीमेल गेमिटोफाइट और मेगा गेमिटोफाइट बनाता है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप की तरफ हम जाते हैं कि रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम। होता क्या है कि ड्यूरिंग द यूजुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द हेट्रोस्पोरस वेस्कुलर लैंड प्लांट the megaspore are used to be shed and dispersed soon after the formation in order to germinate into female gametophyte। कि जो हमारे पास जो आम तौर पर हेट्रोस्पोरस वेस्कुलर लैंड प्लांट थे उनके जब हम रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ते थे तो हमने उनमें देखा कि उनमें जो मेगास्पोर डेवलप होता है तो उसमें जिस वक्त जर्मिनेट हो जाता है माइक्रोस्पोर से वो और उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है और वो फीमेल गेमिटोफाइट में कन्वर्ट हो जाता था, तो उसके बाद वो शेड हो जाता था और डिस्पर्स हो जाता था, जिसको हम फिनोमेना को हम डिहेसेंस कहते हैं। तो लेकिन जिस वक्त हम सेलेजिनेला में आए तो हमने वहाँ पर देखा कि ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ पर जो मेगास्पोर है दैट इज़ नॉट अलाउड टू एस्केप फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम, जिसको हमने इससे थोड़ी देर पहले इनडेहेसेंस मेगास्पोरेंजियम कहा। यानी शेड होना, जब फर्टिलाइजेशन के बाद एक दफ़ा मेगास्पोरेंजियम शेड हो जाए, शेड हो जाए और उसके बाद जो है वो जर्मिनेट होने के लिए डिस्पर्स हो, उसके बाद वो जर्मिनेट हो, दैट इज़ द डेहेसेंस। और अगर वो फर्टिलाइज हो जाए लाइक जस्ट इन द केस ऑफ द सेलेजिनेला, जहाँ पर मेगास्पोर जो है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही उसकी जर्मिनेशन होती है, लेकिन उससे वो अलाउड नहीं होता टू एस्केप और soon after या immediately after its formation, in other word या the megaspore is permanently retained within the megasporangium, जिसको हम indehiscent megasporangium का फिनोमेना कह रहे हैं बार बार। Here within the confine of the megasporangium wall, the megaspore germinate from egg containing female gametophyte। So within the जो megasporangium का जो वॉल होता है उस वॉल के अंदर ही मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेट हो रहा होता है, उसकी फर्टिलाइजेशन होती है और वो जर्मिनेट हो जाता है एग से फीमेल गेमिटोफाइट के में। लाइक हम यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रोबेबल स्टेप्स हैं। ये हमारे पास होमोस्पोरस एंसेस्टर हैं जिसके अंदर ये स्पोरेंजियम है, उसके अंदर ये स्पोर्स हैं। जब हम हेट्रोस्पोरी की तरफ आए तो हमने देखा
कि यहाँ पर हमारे पास एक के बजाय दो किस्म के स्पोरेंजिया बने। ये जो आपको येलो बॉर्डर में नज़र आ रहा है, दीज आर द माइक्रोस्पोर, और जो आपके पास जो पिंकिश रेड जो बॉर्डर में नज़र आ रहा है, दैट इज़ द मेगास्पोर। और उसके बाद जो है ये फर्दर स्टेप हुए हैं कि उसमें जो रिडक्शन हुई और उसमें जो मेगास्पोर है वो उसका तादाद कम हुई और उसका साइज़ बढ़ता गया, और रिडक्शन ऑफ 1 मेगास्पोर एंड एंडोस्पोरी यानी कंसेप्ट आ गया। यानी एंडोस्पोरी मतलब कि विद इन द मेगास्पोरेंजियम वॉल जो है उसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई, और उसके बाद जो है उसको बाहर से मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटेक्शंस मिलना शुरू हो गई, जो कि वो प्रोटेक्शन जो है इन फॉर्म ऑफ द इंटेगुमेंट जो है वो उसको मिले, और न्यूसेलस जो है वो उसने उसको एम्ब्रियो और उसको जो बाकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की। सो तीसरा स्टेप जो जैसे कि हमने इस में देखा कि हमने जो सेकंड स्टेप देखा कि रिटेंशन, पहले हमने देखा कि होमोस्पोरी थी, होमोस्पोरी से हेट्रोस्पोरी पे बात गई। हेट्रोस्पोरी के बाद हमने देखा कि हेट्रोस्पोरी में डेहेसेंस का फिनोमेना था, वो भी सेलेजनेला में आके रुक गया। इनडेहेसेंस की तरफ बात आ गई, परमानेंट रिटेंशन आ गई मेगास्पोर की विद इन मेगास्पोरेंजियम, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द मेगास्पोरेंजियम। उसमें क्या होता है कि सम ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोरोफाइट अराउंड द मेगास्पोरेंजियम फ्यूज्ड अराउंड टू मेगास्पोरेंजियम टू फॉर्म द प्रोटेक्टिव एनवेलप आर द इंटेगुमेंट। उसमें होता क्या है कि कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं स्पोरोफाइट की जो मेगास्पोरेंजियम के सराउंड करती हैं, वो फ्यूज़ हो जाती हैं मेगास्पोरेंजियम के गिर्द, और उससे एक प्रोटेक्टिव एनवेलप बनता है जिसको हम इंटेगुमेंट कह रहे हैं। सो द मेगास्पोरेंजियम टाइटली लॉक्ड बाय द इंटेगुमेंट बिकम टोटली इनडेसेंट। तो ये जो मेगास्पोरेंजियम जो लॉक हो जाता है उस प्रोटेक्टिव एनवेलप या इंटेगुमेंट के अंदर, तो वो हो जाता है टोटली इनडेसेंट, मतलब बिल्कुल भी वो परमानेंटली रिटेन कर जाता है। दिस इम्पॉर्टेंट चेंज लेड टू द एवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द ओव्यूल। ये वो पॉइंट है इंटेगुमेंट का बनना या ये जो प्रोटेक्टिव लेयर का बनना मेगास्पोरेंजियम के गिर्द, इससे जो है हम इसको कह रहे हैं कि यहाँ से जो है एवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल जो है वो स्टार्ट हुआ, विच इज़ नथिंग बट एन इंटेगुमेंटेड इनडेसेंट मेगास्पोरेंजियम। तो वो क्या है यहाँ पे कि इंटेगुमेंटेड यानी प्रोटेक्टिव वॉल, इनडेसेंट परमानेंट रिटेंशन ऑफ द मेगास्पोरेंजियम। इन दिस वे मोर प्रोटेक्शन इज अकॉर्डेड टू द एग कंटेनिंग apparatus इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो कि उसको जो है हार्म कर सकते हैं, तो इस वजह से उसको प्रोटेक्शन जो है ज़्यादा मिल गई। उसके बाद क्या होता है रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ईच मेगास्पोर मदर सेल विद इन स्पोरेंजियम यूज टू प्रोड्यूस 4 गैमेटोफाइट। 4 बनते हैं क्योंकि रिडक्शन डिवीजन होती है, और मेगास्पोर मदर सेल जो है तो उससे जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर जब उसमें रिडक्शन डिवीजन होती है तो उसमें 4 आपके पास जो है मेगास्पोर्स बनते हैं। देयर वाज अ कंपटीशन फॉर स्पेस एंड फूड अमंग द 4। इन चारों के दरमियान जो है कंपटीशन होती है फूड और स्पेस दोनों की। सून द अर्लियर प्लांट अडॉप्ट अ न्यू स्ट्रेटजी। उसमें फिर क्या हुआ इस स्ट्रेटजी में, उन एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी क्या हुई यहाँ पर कि हम ये हमें पता चलता है कि ओनली 1 मेगास्पोर इज सेलेक्टेड फॉर फर्दर डेवलपमेंट इनटू हेल्दी फीमेल गेमिटोफाइट वाइल रिमेनिंग 3 आर एबॉर्टेड। कि वो जो 4 में से जो 3 होते हैं उनमें से वो एबॉर्टेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उनमें से सिर्फ एक जो होता है वो फर्दर डेवलप होता है इन हेल्दी फीमेल गेमिटोफाइट में। सो हमने देखा कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर के बाद रिटेंशन ऑफ अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम, 4 में से एक मेगास्पोरेंजियम जो है वो एज अ फंक्शनल के तौर पर रहता है और 3 एबॉर्ट हो जाते हैं। 5वें स्टेप में development of an embryo sac within the sporangium, the single healthy megaspore retained within the megasporangium germinate to form an egg containing female gametophyte called as the embryo sac. अब चूँकि वो जो एक मेगास्पोर है वो मौजूद होता है और मेगास्पोर के अंदर परमानेंटली मौजूद होता है, जो हेल्दी होता है, जो फंक्शनल होता है, वो जर्मिनेट होता है, वो एग बनाता है और उसके बाद जो है उससे फीमेल गेमेटोफाइट या सो मेगास्पोरेंजियम जर्मिनेट टू फॉर्म एन एग। वो मेगास्पोरेंजियम जो है वो जर्मिनेट होता है और एग बनता है उससे, विच कंटेन फीमेल गेमेटोफाइट, और इसको हम एम्ब्रियो सेक कहते हैं। आखिरी स्टेप जो यहाँ पर है दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम फॉर पोलन कैप्चर। इसमें क्या होता है
when most of the structural and functional changes leading to the development of the seed habit were completed, जो हमने ऊपर देखी, जिसमें हमने इसमें डिस्कस किया कि डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर, रिडक्शन ऑफ सिंगल मेगा स्पोर वगैरह, और उसके अलावा जो है एम्ब्रियो सेक, ये सारी की सारी जो हैं फंक्शनल चेंजेस हो गई हैं सीड हैबिट की तरफ. सो अनदर इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन टुक प्लेस इन द मेगास्पोरेंजियम विच वाज नाउ इंटेगुमेटेड. कौन सा किसके अंदर? उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक और मॉडिफिकेशन हो रही है जो कि इस वक्त इंटेगुमेंटेड है, जो कि इस वक्त प्रोटेक्टिव एनवेलप के अंदर बंद है, इंडेसेंट है और परमानेंटली अटैच टू द स्पोरोफाइट है. ये उस यानी मेगास्पोरेंजियम इस वक्त किस कंडीशन में मौजूद है कि वो इंटेगुमेंटेड है, इंडेसेंट है और परमानेंटली अटैच है. इंडेसेंट मतलब परमानेंटली अटैच ही है. द डिस्टल एंड ऑफ द मेगास्पोरेंजियम बिकम मॉडिफाइड, जो उसका सबसे ऊपर वाला टॉप एंड होता है, डिस्टल एंड मेगास्पोरेंजियम का, वो मॉडिफाइड होता है टू कैप्चर द पोलन माइक्रोस्पोर कंटेनिंग मेल गेमिटोफाइट. पोलन जो है दैट इज एक्चुअली द माइक्रोस्पोर विच कंटेन द मेल गेमिटोफाइट. पोलन आफ्टर बीइंग ट्रैप्ड इन द डिस्टल कैविटी ऑफ द मेगास्पोरेंजियम प्रोड्यूस पोलन ट्यूब. जब ये पोलन जो कि माइक्रोस्पोर होता है एक्चुअली विच कंटेन द मेल गेमिटोफाइट, जब ये डिस्टल एंड ऑफ द मेगास्पोरेंजियम पे पहुंचता है जहाँ पे डिस्टल कैविटी होती है, तो वहाँ पे ये पोलन ट्यूब बनाता है विच कैरी द मेल गेमिटोफाइट डीप इनटू द एम्ब्रियो सेक टू फर्टिलाइज द एग. और उसके बाद वो एक पोलन ट्यूब बनाता है और वो पोलन ट्यूब में जो मेल गेमिटोफाइट होता है वो कैरी किया जाता है डीप उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर, एम्ब्रियो सेक के अंदर, और वो फाइनली एग को फर्टिलाइज करके जाइगोट बनता है और उससे एम्ब्रियो बन जाती है. द मेगास्पोरेंजियम, जिसको अब हम ओव्यूल कहेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ सीड. द इंटेगुमेंट बिकम द सीड कोट. अब ये जो फर्टिलाइज्ड मेगास्पोरेंजियम है, फर्टिलाइजेशन के बाद अब ये एक सीड बन चुका है, जिसको इंटेगुमेंट जो है वो इसका सीड कोट के तौर पर रोल प्ले कर रहा है. द सीड ऑफर मैक्सिमम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन of developing embryo under the unfavorable terrestrial environment. The development and evolution of seed habit was great success as giant leap with ultimately enable plant to colonize the land permanently. ये जो seed habit है, क्योंकि इसमें जो extra प्रोटेक्शन मिली है टेरेस्ट्रियल जो इन्वायरमेंट, जो कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंट भी कंसिडर की जाती है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंटल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो इसको अनफेवरेबल बनाते हैं. तो उस अनफेवरेबल इन्वायरमेंट को कोप करने के लिए उनको एक काफ़ी जो है तो ग्रेट सक्सेस मिला सीड हैबिट में डेवलप होने में, और अल्टीमेटली इस सक्सेस की वजह से वो जो है तो अल्टीमेटली जो इनेबल हुए कि वो लैंड को परमानेंटली कॉलोनाइज कर सकें. अब एवोल्यूशन ऑफ इंटेगुमेंट इन द सीड हैबिट, इसके बारे में भी हाइपोथेसिस हैं, इनको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं. Several theory has been put forward about the origin of the integument. According to the synergial hypothesis by the Benson 1904, the integument evolved from the sterilization of the outer ring of the sporangia in a radial synergium. Benson 1904 जो hypothesis है उसको synergial hypothesis कहते हैं, और उसके मुताबिक जो integument है वो evolve हुआ है the sterilization of the outer ring of the sporangia in the radial synergium, कि जो स्पोरेंजिया का जो आउटर रिंग है जो कि उसकी जो स्टरलाइजेशन है, यानी आपको स्पोरेंजिया चूँकि एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फर्टाइल टिशू होते हैं और इसमें वो तमाम टिशू, उसको हम स्टरलाइजेशन या स्टेरिलिटी की तरफ, उन टिश्यूज़ की तरफ बात हो रही है जिनका डायरेक्ट रिप्रोडक्शन के साथ कोई रोल ना हो, प्रोटेक्शन कर सकते हैं. बहुत से प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में जो कि और एक्चुअली स्टेराइल इन नेचर होते हैं, जो कि डायरेक्ट उस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का हिस्सा तो होते हैं लेकिन डायरेक्ट उनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता. सो द न्यू सेलर मॉडिफिकेशन थ्योरी, ये एक पहले जो है वो साइनेंजियल हाइपोथेसिस, और जो न्यू सेलर मॉडिफिकेशन थ्योरी है ये एंड्रयू ने 1961 में प्रपोज की. उसके मुताबिक द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम इन द स्ट्रोप्टेरिस, जो हमारे पास है एक फर्न है सीनोटेरिडेलीज का जो ग्रुप है उसका फर्न है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रिडक्शन ऑफ अ मेगास्पोर फ्रॉम 2
to one took place in one which was sunken toward the base of the sporangium. जो मेगास्पोर में हम कहते हैं कि ये पहले ज़्यादा हैं और फिर उनमें से एबॉर्टेड होते हैं या रिडक्शन होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो रिडक्शन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम 2 to 1 होता है took place in one which was sunk toward the base of the sporangium. तो वो कैसे, वो जो उनमें से एक होता है, वो जो एबॉर्ट होता है वो संक करता है toward the base of sporangium. The simple seed was evolved by the further proliferation of the sporangial wall and subsequent division of the basal vascular bundle to extend to the newly formed integument. तो जिस वक्त ये जो सीड हम कह रहे हैं डेवलप होता है, तो वो कैसे होता है कि उसमें जो स्पोरेंजियल वॉल है या उसके जो बेसल वेस्कुलर बंडल हैं वो उनकी सब्सिक्वेंट डिवीजन होती है, फर्दर डिवीजन होती है, और वो एक्सटेंड करते हैं न्यूली फॉर्म इंटेगुमेंट में जो प्रोटेक्टिव लेयर बनती है. द अकरेंस ऑफ पैलियोजोइक सीड such as again stoma and constoma support this hypothesis. ये हमारे पास जो एंड्रियो 1961 का हाइपोथेसिस है उसके मुताबिक कि कैसे जो है वो 2 आपके पास जो यहाँ पर इन्होंने बताए कि आपके पास जो है रिडक्शन हो रही है फ्रॉम 2 to 1 और उसके अंदर जो हो रहा है ये आपके पास लेट सपोज यहाँ पर जो उसकी एलेबोरेशन है एंड्रियो के मुताबिक कि आपके पास 2 मेगास्पोर्स हैं, वो 2 मेगास्पोर जो हैं वो अल्टीमेटली 1 में डेवलप हो रहे हैं और वो बेस ख़ास तौर पर उसमें जो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि संक टूवर्ड द बेस ऑफ द स्पोरेंजियम जो है वो हो रहे हैं, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि उसकी स्पोरेंजियल वॉल जो है वो सब्सिक्वेंटली डिवाइड हो रही है और उसमें जो है फर्दर जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि उसमें जो बेसल वेस्कुलर बंडल्स हैं वो एक्सटेंड हुए हैं. ये जो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल वो ऊपर तक एक्सटेंड हुए और फाइनली एक एंटेगुमेंट स्ट्रक्चर आपके पास डेवलप हुआ. अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास मोस्ट एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस है वो टीलोम कंसेप्ट है जो जिमरमैन 1952 का है. अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस अ डाइकोटोमसली ब्रांच So according to this hypothesis, a dichotomously branched axial system bearing terminal sporangia were the starting point. Zimmerman की टीलोम कंसेप्ट के मुताबिक वो कह रहा है जी कि जो dichotomously branched axial system है bearing the terminal sporangia वहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है. वो कैसे? There was a gradual reduction of some of the axes and one of the sporangia becomes around the aggregation of the sterile telome. जैसे कि यहाँ पर नीचे देख रहे हैं हम कि ये सारे का सारा हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास स्टीराइल एंड फर्टाइल टीलोम है और टीलोम ट्रस है, और उसके अंदर जो है तो हम ग्रेजुअल रिडक्शन की जो बात वो कर रहा है एक्सेस की कि यहाँ से जो एक्सेस हैं ये ग्रेजुअली इसमें रिडक्शन हुई है, और उसके बाद जो है कुछ स्टीराइल टीलोम्स जो हैं वो उन्होंने सराउंड किया है और उनकी एग्रीगेशन हुई है. जैसे कि यहाँ पर इस सी में आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो मेगास्पोरेंजियम है उसको कुछ स्टीराइल टीलोम्स ने जो है वो सराउंड कर दिया है, और आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें जो रिडक्शन होते होते वो फैलते गए हैं, और उस फैलने की वजह से उसमें जो स्टीराइल टीलोम्स हैं उसने उनको एक दफ़ा सारे के सारा जो एग्रीगेट करके सराउंड किया तो उनमें फ्यूजन स्टार्ट हो गई, और फ्यूजन जब उन स्टीराइल टीलोम में हुई तो उससे अल्टीमेटली हमारे पास एंटेगुमेंट बन गया. दस द प्रिमिटिव सीड जिसको प्री ओव्यूल कहते हैं कंसिस्टेड ऑफ अ नेकेड मेगास्पोरेंजियम सराउंडेड बाय द रिंग ऑफ वेस्कुलराइज्ड एंटेगुमेंट लॉब. तो वो कहते हैं कि जो प्रिमिटिव सीड जिनको हम प्री ओव्यूल्स कहते हैं वो बेसिकली एक्चुअली एक नेकेड मेगास्पोरेंजियम था जिसके गिर्द जो है एक वेस्कुलराइज एंटेगुमेंट लोब्स की एक रिंग जो है उसने उसको सराउंड किया हुआ था. यह टेलोम थ्योरी है. सो अब यहाँ पे बात आ गई प्री ओव्यूल की. हम थोड़ा सा अब इस प्री ओव्यूल की को देख लेते हैं. The evidence in the support of origin of seed or ovule follow the telome hypothesis came into existence after the discovery of the several ovule-like structure from the upper Devonian and lower Carboniferous stratas. चूँकि हमारे पास जो है मोस्टली फॉसिल प्लांट्स में अगर देखा जाए जो अपर डिवोनियन या लोअर कार्बोनिफेरस ईरा से आए हैं तो उनमें ये जो हम जिमरमैन की टीलोम थ्योरी है जिसमें हमने अभी प्री ओव्यूल का कंसेप्ट देखा तो वहाँ से जो है तो कुछ डिस्कवरीज हुई हैं इस ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स की.
So these ovule-like structure fulfill most of the seed characteristic. They lack a well-defined micropyle. तो हम जो सीड के करेक्टरिस्टिक तो उसमें ज़्यादातर मौजूद थे, लेकिन उनमें जो कमी थी वो एक वेल डिफाइंड माइक्रोपाइल, कि कैसे जो है एक माइक्रोस्पोर आकर मेगास्पोरेंजियम और उसकी डिस्टल एंड पे जो कैविटी है वहाँ पे आता है, और वहाँ से उसके बाद वो पोलन ट्यूब या कोई उस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाकर मेल गेमिटोफाइट को नीचे डाउन ग्रो करके फाइनली एग को फर्टिलाइज करता है। तो स्टीवर्ट एंड रॉथफेल 1993 प्रपोज द टर्म प्री ओव्यूल फॉर सच स्ट्रक्चर। तो ऐसे तमाम स्ट्रक्चर्स को जिनमें हम कह रहे हैं कि ओव्यूल लाइक कुछ स्ट्रक्चर सीड के कैरेक्टरिस्टिक मौजूद थे लेकिन उनमें वेल डिफाइंड माइक्रोपाइल नहीं था, उसको उन्होंने प्री ओव्यूल का नाम दिया। सो अ प्री ओव्यूल मे बी डिफाइंड एज ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ मेगास्पोरेंजियम। सो प्री ओव्यूल उनके मुताबिक क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है ओव्यूल लाइक जिसमें मेगास्पोरेंजियम है विच इज़ आइदर नेकेड और invested by the fused or partially fused integument lobes, thus lack a well defined micropyle। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे पास जो कंसेप्ट है जिसको एक्सप्लेन किया है जिमरमैन के टीलोम कंसेप्ट ने, तो उसके मुताबिक जो है कि जिसमें हमारे पास जो मेगास्पोरेंजियम है उसको नेकेड या इन्वेस्टेड बाय द अनफ्यूज और पार्शली फ्यूज इंटेगुमेंट लोब्स हैं, और उसके दरमियान जो है कोई वेल डिफाइंड माइक्रोपाइल नहीं है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अपर डिवोनियन एंड लोअर कार्बोनिफेरस प्री ओव्यूल्स हैव प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट क्लू इन डॉक्यूमेंटिंग द ट्रांजिशन बिटवीन द प्री ओव्यूल एंड ट्रू ओव्यूल, जिसको हम प्री ओव्यूल जहाँ पर हमारे पास फुली सीड कैरेक्टर मौजूद नहीं है, यानी उनमें माइक्रोपाइल वेल डिफाइंड माइक्रोपाइल नहीं है, और ट्रू ओव्यूल्स जिनको हम सीड कहते हैं जिसके हमने इनिशियली जो ऊपर कंसेप्ट देखे कि जिसके में हमारे पास बाकायदा माइक्रोपाइल का कंसेप्ट भी मौजूद था। सो एरेक्योस्पर्मा जो है दैट इज़ अ प्री ओव्यूल बियरिंग ऑर्गन रिपोर्ट बाय द Pettit and Beck in 1968 from upper Devonian consists a cupule that partially surround 4 per ovules। ये आपके सामने है जो आर्कियोस्पर्मा की एक एग्जांपल है कि जो ओव्यूल बियरिंग ऑर्गन जो है ये 1968 में रिपोर्ट हुआ अपर डिवोनियन से, जो डिपॉजिट है वहाँ से। सो यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है क्यूप्यूल्स का। तो क्यूप्यूल एक्चुअली ये कहा जाता है एसेसरी सेट को जो मोस्टली एक ओव्यूल को सराउंड कर रहे होते हैं उनका। आर प्लांटेड डाइकोटमसली ब्रांचेस एक्सेस consisting sterile telome truss that are webbed in the proximal parts। ये हमारे पास जो है स्टीराइल टीलोम ट्रसेस हैं, और उन्होंने मेगास्पोरेंजियम जो हैं तो उनको जो आपके पास हैं उनको उसके किनारे जो है वेब किया हुआ है। ईच क्यूप्यूल कंसिस्ट 2 शॉर्ट पेडिसल ईच बेयरिंग अ स्मॉल ऑर्थोट्रोपस प्रीओव्यूल। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास जो ईच क्यूप्यूल है उसके अंदर 2 शॉर्ट पेडिसल्स हैं उसके अंदर, और हर एक के जो पेडिसल है उसके हम जो पेडिसल ये जो नज़र आ रही है छोटी सी, उसके अंदर एक ऑर्थोट्रोपस प्रीओव्यूल है। द इंटेगुमेंट इज सिरेटेड एंड एपेक्स ऑफ ईच प्रीओव्यूल इज अ नंबर ऑफ लोब दैट आर फॉर्म अ रूडिमेंट्री माइक्रोपाइल। सो जो इंटेगुमेंट है वो सिरेटेड है। सिरेटेड मीन के जो नॉच होती हैं, एपिकल नॉच टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो हैं एट द एपेक्स ईच ओव्यूल इन नंबर ऑफ लोब्स दैट फॉर्म द रूडिमेंट्री। ये आपके सामने जो ये नज़र आ रही हैं, दीज आर द लोब्स जो हैं जो रूडिमेंट्री माइक्रोपाइल बना रहे हैं। सेवरल अदर प्रीओव्यूल हैज़ बीन डिस्क्राइब फ्रॉम द अपर डिवोनियन। तो फिर हम अगर देखें कि आखिर इस प्री ओव्यूल से ओव्यूल जो है वो कैसे इवॉल्व हुए, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ टीलोम जो कि इंटेगुमेंट्री लोब्स हैं, जो ये हमने इससे पहले ही देखे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर द स्टीराइल टीलोम, ये फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ होने के बाद आपके पास जो है यहाँ पर इस तरह के इंटेगुमेंट्री लोब्स जो हैं तो वो बनते हैं। तो प्रीओव्यूल का कंसेप्ट है सारे का सारा। तो टू फॉर्म इंटेगुमेंट विद द माइक्रोपाइल इज़ अ वेल डॉक्यूमेंटेड बाय A to G, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि ये जो
सारे के सारे इंटीग्यूमेंट्री लोब्स हैं ये आपस में मज़ीद फ्यूज़ होते हैं और उनसे हमारे पास एक डिस्टल एंड में देखें एक माइक्रोपाइलर कैविटी बन जाती है। तो ये सारे का सारा कंसेप्ट है जिसको A.G. लॉन्ग इन 1966 में उसने इसको एक्सप्लेन किया। लॉन्ग ने मज़ीद जो डिस्क्रिप्शन की वो ये थी कि नंबर ऑफ द लोअर कार्बोनिफेरस प्री-ओव्यूल फ्रॉम द स्कॉटलैंड जीनोमोस्पर्मा जो किट्सोनियाए हैं। द इंटेगुमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द रिंग ऑफ 8 अनफ्यूज टीलोम सराउंडेड। ये जो आपको नज़र आ रहा है जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है ख़ास तौर पर, ये हमारे पास जीनोमोस्पर्मा है किट्सोनियाए। द इंटेगुमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द रिंग ऑफ 8 अनफ्यूज टीलोम सराउंडेड बाय अ सेंट्रली प्लेस मेगास्पोरेंजियम। ये दरमियान में सेंट्रली प्लेस एक मेगास्पोरेंजियम है जिसके गिर्द तकरीबन उसके मुताबिक 8 जो थे अनफ्यूज टीलोम्स थे सेंट्रली प्लेस। फर्दर फ्यूजन टुक प्लेस इन द जीनोमोस्पर्मा latens where 8 centiomes are fused to form the base distally above 1/3 of each of their length। उसके बाद देख रहे हैं हम कि उसमें फ्यूजन होती है और वो फ्यूजन जो है इंटेगुमेंट लोब्स में डेवलप होती है और वो फर्दर जो है तो स्टेमनोस्टोमा में हमने देखा कि उसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि वो जो है वो इंटेगुमेंट लोब आपस में फ्यूज़ हो चुके हैं और एक माइक्रोप्लाइरल कैविटी जो है वो डेवलप हो चुकी है। सो प्री ओव्यूल से ओव्यूल वाला जो कंसेप्ट है उसके लिंक्स जो हैं वो इस तरह हमें हिस्टोरिकली मिल रहे हैं फॉसिल रिकॉर्ड से। उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इन द फाइटोस्टोमा एलिगेंस द सेंटिलोम फ्यूज टू 1/2। जो यहाँ पर हमने शुरू में देखा कि यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो 1/3 यहाँ पर सारी की सारी जो थी वो यहाँ पर तो बिल्कुल फ्रीली थी। हमने जो सबसे पहला ए में देखा जो कि हमारे पास जीनोमोस्पर्मा किट्सोनियाए है उसके अंदर ये सारे के सारे जो हैं वो 8 के 8 जो स्टीराइल टीलोम हैं वो अनफ्यूज हैं। लेकिन हमने जब इसकी जीनोमोस्पर्मा लैटेंस देखा तो वहाँ पर हमने देखा कि वो 8 के 8 जो सेंटिलोम थे वो तकरीबन 1/3 फ्यूज़ हो चुके थे। और उसके बाद जो ये नेक्स्ट है विच इज़ द फाइटोस्टोमा एलिगेंस, उसके केस में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है तकरीबन उसके मुताबिक जो है 1/2 ऑफ देयर लेंथ जो है वो फ्यूज़ हो चुके हैं। मोर एडवांस टाइप इज़ द आर्कियोस्पर्मा जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास उसमें एडवांसमेंट आई है कि where the 4 centilomes are fused from the base distally for about the 3/4 of their length and still lack the well defined micropyle। यहाँ पर ये वाला केस है जिसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है ये स्टिल जो है ऊपर से इंटेगुमेंट लोब्स हैं और उसमें माइक्रोपाइल जो आपके पास लोब्स हैं वो अभी तक नहीं हैं। फिर क्या है हमारे पास कि स्टेमनोस्टोमा में कि रीच द लेवल ऑफ एन ओव्यूल वेयर द फ्यूजन ऑफ द सेंटिलोम इज़ कंप्लीट दैट डिलिमिट अ माइक्रोपाइल। ये सबसे आखिरी वाला जो है जो डी है हमारे पास वो हमारे पास बेसिकली स्टेमनोस्टोमा जो है उसके बारे में बता रहा है कि जहाँ पर ये सारे के सारे जो इंटेगुमेंट लोब्स हैं वो फ्यूज़ हो चुके हैं। जो स्टेमनोस्टोमा है दैट हैज़ रीच द लेवल ऑफ एन ओव्यूल वेयर फ्यूजन ऑफ द सेंटिलोम्स इज़ कम्प्लीटेड एंड डिलिमिटेड एज अ माइक्रोपाइल। ये जो फ्यूजन हुई है और उसकी वजह से हमारे पास डिलिमिटेशन हो गई है एक माइक्रोपाइलर कैविटी की। Thus, the lower Carboniferous ovule seed demonstrate the direct relationship between the degree of fusion of integumentary lobes and the concomitant formation of the micropyle, जो कि हमने अभी इस इमेज में हमने एक्सप्लेन किया सारे का सारा। अब हम इसको जोड़ते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ कि हेट्रोस्पोरी इन द टेरिडोफाइट, कि आखिर टेरिडोफाइट्स के साथ क्या ताल्लुक़ है इसका। सो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ सिमिलर स्पोर, जैसे कि मैंने शुरू में बताया जिसको हम होमोस्पोरी कहते हैं। दिस फिनोमेना इज होमोस्पोरी। हाउएवर सम टेरिडोफाइट प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर डिफरेंट इन साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर हेट्रोस्पोरस एंड फिनोमेना इज कॉल्ड एज द हेट्रोस्पोरी। The two types of spore are microspore and megaspore. Microspore are small in size, develop in the male gametophyte, while the megaspore are large, develop in the female gametophyte. According to Rashid 1976, only 9 genera of pteridophyte are heterosporous. They are Selaginella, Isotus, Stylites, Marsilia, Pleureria, Regnilidium, Salvinia, Azolla, that is Azolla, यहाँ पे मिस है,
एक्चुअली इट इज़ द एजोला एंड प्लेटिजोमा। ये 9 टेरिडोफाइट रिपोर्ट हुए हैं जो कि हेट्रोस्पोरस हैं। Seed habit in pteridophyte, the adoption of heterospory and retention and germination of single megaspore within the sporangium to form a female gametophyte led to the phenomena of the seed habit, a characteristic feature of the spermatophyte. A seed is that ovule which contain embryo developed as a result of fertilization. So, from the above observation, it is concluded that the life history of Selaginella approached toward the seed habit because of the following features. Number 1, द अक्रेंस ऑफ द फिनोमिना ऑफ हेट्रोस्पोरी। हम क्यों कह रहे हैं कि सेलेजिनेला जो है उसमें सीड हैबिट को अप्रोच कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है फिनोमिना ऑफ हेट्रोस्पोरी भी मौजूद है। मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम जर्मिनेट करता है। उसके अलावा जो है रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम आइदर टिल द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट एंड इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये वाला स्टेप भी इसके अंदर मौजूद है। डिवेलप ओनली 1 मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम, फॉर एग्जांपल इन सेलेजिनेला मोनोस्पर्मा, सेलेजिनेला रुपेस्ट्रिस एंड सेलेजिनेला एरेथ्रोप्लस। इन सब में ये 4 के 4 स्टेप मौजूद हैं जो कि हम सीड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में जो हम देख रहे हैं। इवन देन द सीड आर नॉट फाउंड इन सेलेजिनेला बिकॉज लेकिन उसके बावजूद भी सेलेजिनेला जो है वो सीड पूरा प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि 4 स्टेप तो हैं लेकिन कुछ कमियां भी हैं। और वो कमी क्या है कि मेगास्पोरेंजियम इज़ नॉट सराउंडेड बाय द इंटेगुमेंट, जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है सीड की वो नहीं है यहाँ पर। Retention of megaspore permanently inside the megasporangium has not been well established, and the embryo immediately give rise to the sporophyte without undergoing a resting period. So थोड़ा सा हम इसको मज़ीद समझने के लिए कि हम कह रहे हैं कि सेलेजिनेला जो है उसमें सीड हैबिट कुछ हद तक डेवलप हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो सीड है अभी तक डेवलप नहीं हुआ। उसके रीज़न क्या है? क्योंकि उसने एंटेगुमेंट नहीं है, उसके परमानेंट रिटेंशन जो है तो उसका कोई ऐसा सबूत नहीं है। और उसके अलावा जो है तो द एम्ब्रियो गिव राइज टू स्पोरोफाइट विदाउट अंडरगोइंग रेस्टिंग पीरियड जो है उसमें नहीं है। वो रेस्टिंग पीरियड जो है जो नॉर्मली सीड में होता है। अगर इसको मज़ीद हम समझें तो वो हमने यहाँ पे साइड में एक उससे देख रहे हैं कि देखते हैं कि जो लोअर स्पर्मेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म और सेलेजिनेला, इनकी थोड़ी सी कंपैरिजन करते हैं तो हमें समझ आ जाएगी कि तो हम क्यों कह रहे हैं कि ये सीड हैबिट के काफ़ी करीब पहुँचे हैं। बिकॉज अगर आप देखें सेलेजिनेला में मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर यहाँ है, इसके अलावा फीमेल गेमेटोफाइट, आर्चिगोनियम, एग। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल, मेगास्पोर है, एम्ब्रियोसेक, एंडोस्पर्म, आर्चिगोनियम और एग। तो इस वजह से हम सेलेजिनेला को सीड हैबिट की तरफ जो है तो अक्सर इसके साथ रिलेट करते हैं, और हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट को अक्सर सेलेजिनेला के साथ जो है रिलेट किया जाता है और उसमें डिस्कस किया जाता है जब हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ सीड देखते हैं। सो एट द एंड हम इस सारे लेक्चर को हम ऐसे कंक्लूड कर रहे हैं कि हमने इसमें मुख्तलिफ एवोल्यूशनरी स्टेप्स को डिस्कस किया। हमने इस ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट की तरफ गए, हमने वो स्टेप्स देखे, उन स्टेप्स को फिर हमने 1 बाय 1 सबको डिस्कस किया, एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी को डिस्कस किया। उसके बाद हमने रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द स्पोरेंजियम को डिस्कस किया। हमने वो प्रोबेबल स्टेप्स जो थे उनको डिस्कस किए कि कैसे ये हो सकते हैं सारे के सारे उनके इलस्ट्रेशन से। उसके बाद हमने प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द मेगास्पोरेंजियम एंटेगुमेंट की डेवलपमेंट की बात की। उसके बाद रिडक्शन ऑफ अ सिंगल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम की बात की हमने। फिर हमने डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियोसेक विद इन द स्पोरेंजियम, और उसके बाद हमने डिस्टल एंड जो कि माइक्रोपाइलर जिसको हम कह रहे हैं कैविटी, उसकी डेवलपमेंट की बात की यहाँ पर। उसके बाद हमने मुख्तलिफ एंटेगुमेंट की जो एवोल्यूशन है उसके लिए डिफरेंट हाइपोथेसिस थे, जिनमें बेंसन, एंड्रियो 1961, इनको हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने एंड्रियो का वो जो कंसेप्ट है उसको इलस्ट्रेशन से भी समझने की कोशिश की, जो न्यूसेलर मॉडिफिकेशन है, और उसके मुकाबले में हमारे पास जो बेंसन का साइनेंजियल हाइपोथेसिस था वो भी डिस्कस किया। फिर हमने जिमरमैन का जो टीलोम कंसेप्ट है उसको देखने, उसकी लाइट में देखा कि कैसे जो है उसके मुताबिक ये जो कंसेप्ट है, जब हमने उसकी लाइट में इसको अपने फॉसिल्स की स्टडी उसके साथ रिलेट की तो हमें वहाँ पे कंसेप्ट आया प्री ओव्यूल का सामने।
और फिर हम प्री ओव्यूल को हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा, और उसके हम सबसे पहले स्टीवर्ट एंड रॉथफिल 1993 ने जो उसकी एक्सप्लेनेशन दी हमने उसको फॉलो किया। उसके साथ साथ जो है तो हमने पिटाइट एंड बेक 1968 में जो उसने मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्री ओव्यूल्स को डिस्कस किया था उनको हमने यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो प्री ओव्यूल थे हमारे पास मुख्तलिफ़ केसेस में जो उसने फॉसिल में डिस्कस किए थे, हमने उसकी लाइट में देखा कि अगर ज़िमरमैन की टीलोम थ्योरी को हम साइड में प्री ओव्यूल टू ओव्यूल देखें तो हमारे पास वेसियस जो फॉसिल हैं वो क्या लिंक दे रहे हैं कि कैसे प्री ओव्यूल से ओव्यूल में ये डेवलपमेंट हुई। और आखिर में हम उसको हेट्रोस्पोरी एंड टेरिडोफाइट के साथ हमने लिंक किया, और फिर हम उसको सीड हैबिट एंड टेरिडोफाइट में ले आए, और हमने फिर सेलेजनेला में देखा कि सेलेजनेला में आखिर वो कौन से स्टेप्स हैं कि जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें सीड हैबिट की तरफ बात गई, या सेलेजनेला जो है वो सीड हैबिट के डेवलप होने में एवोल्यूशनरी लाइन में कहाँ जो पाथवे है या जो रास्ता है उसमें कहाँ फॉल कर रहा है। और फिर हमने ये भी देखा कि इस सब में जो सेलेजनेला है उसके अंदर सीड नहीं बन रहे, तो इस सब के बावजूद वो क्यों नहीं हम कह रहे कि वो अगर जो स्टिल उसके अंदर जो है सीड नहीं है, तो उसकी रीज़न्स भी हमने इसको डिस्कस की। तो इसके साथ ही इस लेक्चर एंड हुआ। अगर आपको इस लेक्चर से मुतालिक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें, मैं आपको उसका इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा। एट द एंड आई थैंक यू ऑल।